माय डियर माय डियर स्पीशीज फेलोज, होमो सैपियंस। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज कॉर्नर प्लेयर आपके लिए लाया है एक बहुत ही अहम टॉपिक जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे। नेचुरल डिजास्टर फिजिकल साइंसेज का हिस्सा है और फिजिकल साइंसेज जनरल साइंस एंड एबिलिटी का हिस्सा है। इसमें हम देखेंगे फ्लड को सबसे पहले हम समझते हैं और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। फ्लड ओवरफ्लो ऑफ द वाटर है। नॉर्मली ये ड्राई लैंड पे ओवरफ्लो करता है, अपनी वाटर बॉडी से बाहर निकल के ड्राई लैंड की तरफ जाता है। मेरी जान, जब ड्राई लैंड की तरफ जाएगा ग्रेविटी के फैक्टर की वजह से, जो भी फैक्टर होगा, तो ड्राई लैंड के ऊपर इंसानी आबादियाँ होती हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे फ्लोरा एंड फाना होता है। तो सबसे पहले जाके उनको क्या करेगा मेरी जान, डैमेज करेगा। और इस चीज़ को हम कहेंगे कि अब ये पानी ने फ्लड की शक्ल इख्तियार कर लिए, नुकसान पहुंचा रहा है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं होमो सैपियंस के काजेज ऑफ फ्लड क्या है। हैवी मानसून रेनफॉल, इस मौसम से हम सब वाकिफ हैं। सारे पाकिस्तानी जानते हैं कि मानसून के मौसम में ज़्यादा बारिशें होती हैं। जब ये बारिशें ज़्यादा होने लगे हैं और ज़्यादा देर तक रुक जाएं, तो ये बारिशें क्या करती हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे पानी की मिकदार को बढ़ा देती हैं। पानी की मिकदार जब एक हद से बढ़ती है तो पानी ओवरफ्लो करना शुरू हो जाता है, और वही सारा माजरा ओवरफ्लो करके ड्राई एरियाज में जाता है। वहाँ पे इंसानी आबादियाँ हैं, उनको नुकसान पहुँचाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाता है। तो वह कंट्री एक्सपीरियंस क्या करता है, पार्टिसिपेशन कर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग मानसून सीजन। तो ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है सिंध और पंजाब के एरियाज में। अच्छा जी, ये पहला काज। और दूसरा काज है ग्लेशियल मेल्टिंग एंड रिवर डिस्चार्ज। सिंध और पंजाब में बाकी प्रोविंसेस की निस्बत मानसून की बारिशें ज़्यादा होती। ग्लेशियल मेल्टिंग एंड रिवर डिस्चार्ज। अच्छा जी, ग्लेशियल मेल्टिंग, आपके पास बर्फ़ है, वो मेल्ट होगा तो पानी क्या होगा, फैल जाएगा ना। तो नॉर्दर्न एरियाज जो है पाकिस्तान के, जहाँ पे हिमालयस की चोटियाँ हैं, जहाँ पे जो है वो ग्लेशियर्स हैं, सियाचिन के ग्लेशियर्स हैं। जब वो मेल्ट होते हैं तो उनका जो वो सारा बर्फ़ जो है पानी में तब्दील हो जाता है। पानी में तब्दील होकर वहाँ से इंडस रिवर गुजर रहा होता है, तो इंडस रिवर के पानी में इजाफा हो जाता है। जब पानी में इजाफा हो जाता है तो फिर वो रिवर पानी क्या करेगा, आउटफ्लो करेगा बैंक से। अब आगे देखें क्या होता है। आगे आगे है पुअर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ड्रेनेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पुअर है। अब कैनाल्स, रिवर्स देखें तो इनका जो ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्कुल पुअर है, मतलब इनकी कैपेसिटी नहीं है कि ज़्यादा पानी को ये ले जा सके दूर तक। ये कैपेसिटी नहीं है कि ज़्यादा पानी को ये पास आउट कर सके। पानी जैसे ही बढ़ना शुरू हो जाता है, वो एक हद से ज़्यादा जब हो जाता है तो फिर वो क्या कर लेता है, ओवरफ्लो होने लगता है। वाटर एकमुलेशन सब्सिक्वेंट फ्लडिंग होती है इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम की वजह से। ये पुअरली मेंटेन किया हुआ हमने। इफेक्ट्स ऑफ फ्लडिंग, फ्लडिंग से इफेक्ट कौन से पड़ते हैं, लॉस ऑफ लाइव्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जान, मेरे होमोसैपियन, जब भी फ्लड आए ना, तो सबसे पहले इंसान को भुगतना पड़ता है, लॉस ऑफ लाइव्स हो जाती है, फिर डिस्प्लेसमेंट होती है, रेफ्यूजीज़ का चक्कर होता है, वो जगह छोड़ दी जाती है जहाँ पे ये मसले मसाइल हो रहे हो। सोशल और इकोनॉमिक डिसरप्शंस हो जाती हैं। सोशली तौर पे बंदा कमज़ोर हो जाता है, एक सेटअप में रह रहा होता है, एक सोसाइटी में रह रहा होता है, अचानक से कोई खलल खामी पैदा हो जाए फ्लड की वजह से, किसी और नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, तो वो सोसाइटी बिखर जाती है, किसी और सोशल सोसाइटी में चली जाती है, तो वहाँ पे क्लैशेज आते हैं। इकोनॉमिक डिसरप्शन, बड़ी देर तक वो अपने घर को तामीर करता रहता है, मतलब इकोनॉमी के तौर पे भी वो बेचारा लॉस में, और डिस्प्लेसमेंट रेफ्यूजी बन जाता है, कैंप्स में रहता है, सोशली उसकी लाइफ को असर पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, नेक्स्ट है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास रोड्स आती हैं, ब्रिजेज आती हैं, बिल्डिंग्स आती हैं। जैसे ही पानी वाटर बॉडी से निकलेगा तो सबसे पहले किधर जाएगा, नीचे ड्राई लैंड। ड्राई एरियाज़ में सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स बनाए हुए होते हैं, ब्रिजेस होती हैं, और रहने के लिए बिल्डिंग्स होती हैं। तो उनके साथ टकराव होता है पानी का, तो उनको ये क्या करता है, डैमेज कर देता है इंफ्रास्ट्रक्चर को टोटली तौर पे, ट्रांसपोर्टेशन को ख़त्म कर देता है। जब ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो जाए तो तरसील नहीं होती चीज़ों की, फूड एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँचाए जा सकते, तो बेसिक सर्विसेज जो होती हैं वो भी इससे मुतासर होती हैं। एग्रीकल्चर लॉस में क्या होता है, एग्रीकल्चर में दो चीज़ें आती हैं, क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक। जैसे ही पानी ओवरफ्लो करेगा, आबादियों में आएगा, ना वो छोड़ेगा फसलों को, ना छोड़ेगा लाइफ स्टॉक को, जो भेड़ बकरियां गाय भैंसे पाल के
हमारे विलेजर्स गुजारा कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत इससे नुकसान पहुंचता है। और वो ऐसे होता है कि विलेज में को साल का एक सीज़न का दाना, जो गंदम का दाना होता है, इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे ही फ्लड की सिचुएशन बनती है, तो सबसे पहले उनकी फूड सिक्योरिटी जो उन्होंने सिक्योर की हुई होती है, वो सबसे पहले उनको सामना करना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ती है। क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, ये सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती है। स्प्रेड ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेस, हाँ जी, वाटर बोर्न डिजीजेस, डायरिया और कॉलरा, ऐसी डिजीज़ जो पानी की वजह से, उन डिजीज़ को हम वाटर बॉर्न कहते हैं। जब हालात ऐसे संजीदा हो जाए, पानी पता नहीं कहाँ कहाँ से हो के आ रहा है फ्लड का, उसमें कौन कौन से वायरसेस है, कौन कौन से बैक्टीरिया वगैरह शामिल हो चुके हैं, वैब्रियो कॉलरा अगर आ जाए तो कॉलरा आपको हो जाएगा, डायरिया, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इन चीज़ों से पब्लिक हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है, उस पर बहुत असर पड़ता है। अब कहे जा रहे हो कि जी वाटरबोर्न डिजीजेस, लाइफ को खतरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाती है, एग्रीकल्चर तबाह हो जाता है, तो ये तो आप बता रहे हो फैक्ट, हमें बताओ कि हम इस से जान कैसे छुड़ाएं। तो प्रिवेंशन मेजर्स, कुछ मिटिगेशन मेजर्स हैं, वो दिए गए हैं। इम्प्रूव्ड फ्लड फॉरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि जनाब पेशिन गोई कर दो, पहले से बता दो कि यहाँ फ्लड आएगा, एक दो दिन पहले, महीना पहले, हफ्ता पहले कि हालात ख़राब हो रहे हैं, बारिशें शुरू हो गई हैं, तो यहाँ से ऐसे इन जगहों से गुजर गुजर के फ्लड इस एरिया में जाएगा, तो उन एरिया वालों को इन्फॉर्म कर दो। तो क्या करेंगे, अपना कोई बंदोबस्त कर लेंगे, वो टाइमली अलर्ट हो जाएंगे। और क्या करेंगे, टाइमली अलर्ट हो जाएंगे और अपने नेसेसिटी जो प्रिकॉशंस हैं, नेसेसरी प्रिकॉशंस, उनको ले लेंगे और इवैक्यूएट कर जाएंगे वहाँ से, जगह खाली कर देंगे। वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को उनको क्या पता, एक तो उनके पास एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो हमें उनके पास जाना होगा, बताना होगा कि आपके पास आप ये मसले होने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाँ जी, या तो कोई तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दे, ड्रेनेज सिस्टम पक्का कर दे, कैनाल्स, इम्बैकमेंट, जो किनारे होते हैं कैनाल्स के, वॉल्स होती हैं, उनको मजबूत करें, डैम्स बनाएं, तो फिर बात सही है। आप फिर तो क्या कर सकते हैं, हम रेगुलेट कर सकते हैं वाटर फ्लो को और प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सेसिव फ्लडिंग को। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं, ड्रेन, डैम्स, कैनाल और रिवर की इम्बैकमेंट कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं, तो फिर तो चांसेस ख़त्म हो जाते हैं कि वहाँ से ओवरफ्लो करके पानी आके आबादी में नुकसान पहुँचाए। रीफॉरेस्टेशन एंड वाटर शेड मैनेजमेंट, देखिए दोबारा से जो हमने फॉरेस्टेशन की अपनी कमियों को पूरा करने के लिए, पैसे बनाने के लिए, सोसाइटीज़ बनाने के लिए, रहने के लिए, हमने पेड़ों का, पौधों का सत्यानाश कर दिया, तो वापस लगाने पड़ेंगे हमें। इससे तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, वो हमें कहता है रिएक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो रिएक्शन तो हमें नेचर दिखा रही है, लेकिन जो एक्शन हमने किया, हम उसको रिवर्स करें तो ये रिएक्शन रिवर्स होगा। प्लांटिंग ट्रीज़ को प्लांट करें, वाटर शेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज लेके आए, और क्या करें, रिटेंशन, रिड्यूस सॉइल एंड इरोजन और मिटिगेशन फ्लड रिस्क, ये चीज़ें फिर क्या होंगी। वाटर रिटेंशन, वाटर को रिटेंट करें, उसको उसकी रिटेंशन बनाएं, उसको स्टोर करना सीखें। रिड्यूस सॉइल इरोजन, इससे क्या होगा, एक तो वाटर रिटेंशन होगी, रिड्यूस सॉइल इरोजन, जो हमारी टॉप सेल है जिसमें सारी जरखेज़ी है, वो भी हमारी बहने से बच जाएगी, और मिटिगेटेड फ्लड रिस्क को भी मिटिगेट किया जा सकेगा। अच्छा, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस, सबसे पहले हमें अवेयरनेस अपनी कम्युनिटी में स्प्रेड करना चाहिए, कि लोगों को बताना चाहिए कि फ्लड है, उसके ये इफ़ेक्ट हैं, आपको ये डिजीज़ हो सकती हैं, आपके माल पे, ज़र पे, आपके एग्रीकल्चर पे क्या असरात पड़ेंगे, उनको बताना चाहिए। फिर उनको जब वहाँ पे ख़तरा हो तो जाके उनको अर्ली इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं फ्लड के लिए। तो लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। पाकिस्तान की आवाम इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं लिखी नहीं है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, और कहना चाहिए कि आप वक्त से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें। एजुकेटिंग कम्युनिटी क्या करता है, फ्लड रिस्क को ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। अच्छा जी, एग्जाम्पल हैं कुछ पाकिस्तान से, 2010 का फ्लड, अल्लाह अल्लाह बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, 2022 में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये 11 और 14 वाले फ्लड इतने ज़्यादा डैमेजिंग नहीं थे। लॉस ऑफ लाइव्स, डिस्प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज पाकिस्तान को ये हिस्से में मिली, एग्रीकल्चर लॉसेस मिली। पाकिस्तान देखिए 4 बार फेस कर चुका है, और ये माजी में भी होता रहा है। ये तो अभी रिसेंटली जो वाक़यात हुए हैं उनके बारे में हम कहा गया, बहुत ज़्यादा जाने गई, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमला को नुकसान पहुंचा।
तो इन चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन बनाए, इम्प्लीमेंट करे मेजर्स को और इम्प्रूव करे फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेके, कम्युनिटी में अवेयरनेस जनरेट करे, प्रोग्राम्स लेके मिटिगेट करे इम्पैक्ट, फ्यूचर से फ्लड से बचाने के लिए लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। तो आज का ये टॉपिक था। थैंक यू सो मच, वेरी मच।